Good morning all of you. I am रीना कुमारी. स्टूडेंट, आज की जो ये क्लास है वो DLED फर्स्ट ईयर के लिए है. हमारा सब्जेक्ट कोड है F11 और हमारी यूनिट 4 जिसका टॉपिक सेकंड टॉपिक है. फर्स्ट टॉपिक पर हमने लेक्चर 1 में चर्चा की थी श्रव्य और दृश्य सामग्री के संबंध में. आज हमारा टॉपिक होगा विद्यालय के भवन, जगह, समय और गतिविधियों में कला अनुभव के समावेश के तरीके. इस संबंध में हम चर्चा करेंगे. इस आधार पे कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से अराइज हो सकते हैं, जैसे विद्यालय भवन निर्माण, सौंदर्यीकरण एवं विद्यालय के भौतिक वातावरण से आप क्या समझते हैं. विद्यालय भवन की स्थिति एवं दैनिक गतिविधियों का वर्णन. प्रकार के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं और एग्जाम में आ सकते हैं. तो आइए इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जिससे इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे, इन्हें समझ सकेंगे. सबसे पहले स्कूल बिल्डिंग, भवन निर्माण. विद्यालय का जो भवन निर्माण है वह कैसा होना चाहिए. तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में शिक्षा जो है वह कुटी में, पेड़ के नीचे, आश्रमों में दी जाती थी. तो उस समय का जो एजुकेशन मोड था वह था मौखिक. उस समय लिखित परीक्षा या लिखित कोई भी एजुकेशन सिस्टम नहीं थी. लेकिन आज का जो युग है, जिसे हम विज्ञान का युग कहते हैं, तो इस युग में जो है वह यह जो जटिल युग है उसमें हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं और उसी के अनुसार एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव आया है. क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति या किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट जो है वह शिक्षा से ही उसकी शुरुआत होती है. और शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले प्राइमरी लेवल से होती है. जब किसी विद्यालय की कल्पना की जाती है तो इस बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले इसके विद्यालय के भवन निर्माण की बात करते हैं. एक विद्यालय के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो एक सुदृढ़ बिल्डिंग, अच्छी इमारत, प्लेग्राउंड्स, फर्नीचर, उसमें जो प्रयोगशाला है उसमें पर्याप्त मात्रा में यंत्र, पुस्तकालय, छात्रों को रहने के लिए छात्रावास. ये सारी चीज़ें जो है वह एक विद्यालय के अंतर्गत आती हैं. एक विद्यालय इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर विद्यालय का निर्माण होता है. जैसे कि अब विद्यालय के भवन का निर्माण कैसा होना चाहिए. तो प्रत्येक, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वह पहले तो उसके प्लेस का चुनाव उपयुक्त होना चाहिए. किस जगह पे विद्यालय होना चाहिए, वहाँ साफ वायु, प्रकाश की समुचित व्यवस्था, वहाँ के आसपास का वातावरण शांतिपूर्ण और स्वच्छ होना चाहिए. वहाँ जाने के जो रास्ते हों वह सुगम होने चाहिए कि कोई आसानी से शिक्षार्थी जो वहाँ पहुँच सकें. तो विद्यालय भवन की ये विशेषताएं होती हैं, क्योंकि विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ सर्वप्रथम बच्चे का शारीरिक भी और मानसिक दोनों प्रकार से विकास औपचारिक रूप से शुरू होता है. और एक आदर्श विद्यालय इन चीज़ों से मिलकर बनता है और तभी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल होता है. जब समस्त विद्यालय भवन, उनकी स्थिति और साज सज्जा उपयुक्त हो, तभी उस विद्यालय के जो विद्यालय को खोलने का जो उद्देश्य है, उसको शुरू करने का जो उद्देश्य है, उसे प्राप्त किया जा सकता है. आइए इस पर विस्तृत चर्चा करें कि विद्यालय का कक्षा कक्ष, जो स्पेशल क्लासरूम विद्यालय में, अभी हमने जैसे भवन निर्माण कैसा होना चाहिए, इमारत कैसी होनी चाहिए, इस पर हमने चर्चा की. कौन कौन से कक्षा कक्ष होने चाहिए, स्पेशल क्लासेज होने चाहिए. तो यहाँ पे जैसे कि विज्ञान के कक्ष,
साइंस के। सबसे पहले साइंस के उसके अनुसार प्रयोगशालाएं होती हैं, उसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें हर प्रकार के यंत्र होने चाहिए, उसमें विज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसमें उस समुचित प्रशिक्षक होने चाहिए। तो इस प्रकार से साइंस के लिए नेचुरली हर एक विद्यालय में एक प्रयोगशाला होती है या होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान का कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए? आधुनिक शैक्षिक जो प्रवृत्तियां हैं आजकल, तो प्रत्येक विषय का अलग अलग कक्ष होना चाहिए। इस विशेष कक्ष की लंबाई चौड़ाई जो है वह उस विशेष के उस विषय के उस सब्जेक्ट की आवश्यकताओं के अनुसार, उसके नीड्स के अनुसार होना चाहिए। छात्रों की संख्या का ध्यान रखना चाहिए। कक्ष में छात्रों और शिक्षक के लिए मेज कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो कक्ष होते हैं, जो स्पेशल क्लासेस रूम हैं, जो प्रयोगशालाएं होती हैं, क्योंकि आज के समय की मांग के अनुसार प्रत्येक सब्जेक्ट का, एवरी सब्जेक्ट का अलग अलग एक स्पेशल क्लासरूम होना चाहिए। तो और भी अगर सामाजिक विज्ञान की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, पुराने ज़माने की बहुत सारी मूर्तियाँ, आजकल जो स्मार्ट क्लासेस हैं, तो हमारे सामाजिक अध्ययन से संबंधित उसमें स्मार्ट क्लास के लिए उसमें अलग अलग टाइप के जो पेन ड्राइव में रखते हैं, तो उस विषय से संबंधित हमारे पास विषय वस्तु होना चाहिए, जिसे हम स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को दिखा सकें। पुराने ज़माने के सिक्के होने चाहिए और इस प्रकार से एक सामाजिक विज्ञान का कक्ष सुव्यवस्थित होना चाहिए, जहाँ भूगोल, इतिहास और इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं सामाजिक विज्ञान से, उन्हें हम आसानी से पढ़ा सकें और शिक्षक या प्रशिक्षक जो है वह आसानी से वहाँ प्रशिक्षण प्रदान कर सके। गृह विज्ञान का कक्ष, गृह विज्ञान तो वो एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनसे रिलेटेड प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जैसे कि गृह संचालन, पाक विद्या, कपड़ों की धुलाई, सिलाई, कढ़ाई, चिकित्सा, गृह सज्जा, गृह परिचर्चा, ये सारी चीज़ें जो है इस विषय के अंतर्गत आती हैं। तो जो हम अगर गृह विज्ञान का कक्ष का निर्माण करते हैं तो उसमें रसोई कक्ष, जैसे कि अगर हम पाक कला की शिक्षा दे रहे हैं तो रसोई कक्ष होना चाहिए जिसमें वो रोशनी मुक्त होना चाहिए। वहाँ खाना पकाने के लिए बर्तन होने चाहिए। धुआं जो है वह या जो भी मॉइस्चर है उस रसोई घर का, उसे बाहर जाने का रास्ता होना चाहिए। कृत्रिम वायु प्रसरण, आर्टिफिशियल जो एग्जॉस्ट लगे होते हैं आजकल, वो लगे होने चाहिए, उस मॉइस्चर को बाहर ले जा सके। कक्ष में जो है वह प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। उचित सिलाई मशीन होने चाहिए। सिले हुए कपड़ों के प्रदर्शन या उसको सुरक्षित रखने के लिए अलमारी और इस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ होनी चाहिए। उसी प्रकार उसमें कपड़ों की धुलाई के लिए भी सिर्फ उसमें केवल सिंक नहीं लगाना है, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि धोने के बाद कपड़ों की सूखने की भी व्यवस्था हो। कपड़े को धोने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता हो वह भी वहाँ उपलब्ध होने चाहिए। फास्ट एड बॉक्स होने चाहिए। गृह परिचर्या के लिए अलग अलग टाइप के सज्जा के सामान होने चाहिए। तो इस प्रकार से एक गृह विज्ञान के कक्ष का निर्माण होना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान
मैथ का क्लासेस अगर है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है जितने भी प्रकार के मैथ से रिलेटेड टीचिंग एड्स हैं वह उस कमरे में उपस्थित होने चाहिए। तो इसी से एवरेज सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग क्लासेस और उससे रिलेटेड वस्तुएं वहाँ होनी चाहिए। उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो, रिलेटेड टीचिंग एड्स हो, वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। कैसे प्रयोगशालाएं वर्कशीट की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग में व्यवहारिक ज्ञान वर्कशॉप इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। केवल औपचारिक शिक्षा जब तक वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो, इसकी अत्यंत आवश्यकता है आजकल। तो इससे क्या होगा कि प्रयोगशालाएं आज भी पाठ्यक्रम में विज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो इसके लिए प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है जो सुव्यवस्थित हों, सुसज्जित हों, जिसमें हर प्रकार की प्रयोग से संबंधित वस्तुएं उपलब्ध हों। इसके अलावा जो वर्कशॉप हो उसमें अलग अलग प्रकार की प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। लाइब्रेरी, पुस्तकालय की स्थिति हमेशा विद्यालय के मध्य में होनी चाहिए। पुस्तकालय जो है वह जो भी स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही होती है, उससे रिलेटेड पुस्तकें वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा भी और भी ज्ञान के लिए पुस्तक और भी जो करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन्स होने चाहिए। बच्चों की रोज पढ़ने के लिए वहाँ अखबार की सुविधा होनी चाहिए। तो एक आदर्श लाइब्रेरी की स्थिति विद्यालय में होनी चाहिए। असेंबली हॉल, किसी भी विद्यालय का असेंबली हॉल बड़ा होना चाहिए। और जो शहरी जो हॉल का होना आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जगह की कमी नहीं होती है, लेकिन शहरी इलाकों में प्लेग्राउंड छोटे होते हैं या जगह की कमी होती है, इसलिए वहाँ असेंबली हॉल का बड़ा होना अत्यंत आवश्यक है। असेंबली हॉल में भी जो आवश्यकताएं होती हैं उसका ध्यान रखा जाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगले साल में जो छात्रों की संख्या में वृद्धि हो तो उसी के अनुरूप असेंबली हॉल का निर्माण होना चाहिए। एक विद्यालय में कार्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कार्यालय की स्थिति और व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय के संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यालय की आवश्यकता होती है। फाइलों के लिए फाइल कैबिनेट और इसके अतिरिक्त मेज, कुर्सी और अलमारियां ये सुव्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए। शिक्षक कक्ष, स्टाफ रूम, तो यह प्रत्येक विद्यालय में होना चाहिए। शिक्षकों के लिए एक स्टाफ रूम होना चाहिए और इसमें भी पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वह शिक्षक कक्ष, कार्यालय, असेंबली हॉल और ये सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से एक विद्यालय के, एक आदर्श विद्यालय की स्थिति होती हैं। अब हम देखते हैं कि विद्यालय का सौंदर्यीकरण किस प्रकार करें, उसे सुंदर क्या किन किन चीज़ों से मिलकर हम बनाएंगे। तो विद्यालय में प्रकार के जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी इस टाइप से फंक्शंस होते हैं। तो या तो ये साल में कभी कभी होते हैं, 1-2 दिन के लिए, उस समय विद्यालय को सजाया जाता है। इसके अलावा विद्यालय को रोज, क्योंकि हमें वहाँ रोज
शिक्षा प्रदान करती है, एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना है, तो हमें रोज के हिसाब से विद्यालय का सौंदर्यीकरण कैसा रखना चाहिए। तो सबसे पहले विद्यालय के भवन पे फिर आते हैं हम। तो विद्यालय का भवन जो है वह, उसके लिए उचित जगह का चुनाव किया जाता है। उचित जगह कैसा होना चाहिए, तो ये देखिए, नगर और बस्ती के बाहर होना चाहिए, नीची जगह में नहीं होना चाहिए, कल कारखानों से दूर होना चाहिए, जहां ध्वनि प्रदूषण अधिक हो वहां विद्यालय भवन नहीं होना चाहिए, मुख्य सड़क से दूर होना चाहिए, आने जाने का रास्ता होना चाहिए, पीने का पानी शुद्ध मिल सके ऐसा स्थान हो, और फूल पौधे लगाने योग्य वहां मिट्टी हो, कब्रिस्तान इत्यादि आसपास न हो, गहरे तालाब या नदी या पोखर इत्यादि भी विद्यालय के आसपास नहीं होने चाहिए। अब विद्यालय भवन की बनावट कैसी होनी चाहिए, तो विद्यालय के सौंदर्यीकरण में विद्यालय भवन की सजावट इस क्रम में हो कि जगह जगह कक्षा में कमरे बिखरे हुए ना हो, मतलब एक कमरा इधर और एक कमरा उधर नहीं होना चाहिए, एक ही क्रम में विद्यालय के कक्ष का निर्माण होना चाहिए। कौन कौन से कक्ष होने चाहिए, तो जितनी कक्षा और वर्ग हो, जितने कक्षा तक पढ़ाई हो रही होगी उतने कमरे होने चाहिए। ऐसे कमरे होने चाहिए एक कक्षा में कम से कम 50 छात्र बैठ सकें, एक प्रधानाध्यापक का कक्ष हो, एक विज्ञान कक्ष हो, वर्कशॉप का कक्ष हो, खेलने का प्ले ग्राउंड तो होता ही है, इसके अलावा एक कक्ष का भी निर्माण होना चाहिए, लिपिक वर्ग का भी एक कक्ष होना चाहिए, जलपान गृह हो, खेलने का मैदान अलग होना चाहिए। यदि छात्रावास की भी व्यवस्था हो तो विद्यालय के अंदर नहीं होना चाहिए, वह विद्यालय भवन से दूर होना चाहिए। इसके अलावा स्टोर कक्ष इत्यादि भी वहां होने चाहिए। विद्यालय का नक्शा अच्छे प्रकार से तैयार करें, इस प्रकार से तैयार होना चाहिए कि अगर भविष्य में विद्यालय के भवन को बढ़ाना चाहें या उसमें अन्य कक्षाओं का निर्माण करना चाहें या उसमें उचित दरवाजे और खिड़कियों का निर्माण करना चाहें तो हम उसे आसानी से कर सकें, जिससे प्रकाश व शुद्ध वायु विद्यालय में प्राप्त हो सके और जो दूषित वायु है वह बाहर जा सके। तो यह विद्यालय भवन का, जैसे भवन पहले हो, फिर फर्नीचर। तो छात्रों को बैठने की व्यवस्था अच्छी हालत में होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि डेस्क बेंच जो है वह टूटे फूटे हो। विद्यालय का समय चक्र ऐसा बनाया जाए कि अध्ययन के साथ साथ इसमें खेल, मनोरंजन इत्यादि का भी स्थान होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, जिसमें सर दर्द की गोलियां, बुखार, उल्टी, जो नॉर्मल जो हमारे साथ जो तबीयत एनी टाइम कभी भी खराब हो सकती है, उसी से रिलेटेड उसमें मेडिसिन होने चाहिए। इसके अलावा विद्यालय में गार्डन की सुविधा होनी चाहिए, खेल व्यवस्था, छुट्टी के पश्चात सभी छात्रों को खेलने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। अन्य एक्टिविटीज़ का भी स्थान होना चाहिए विद्यालय में। विद्यालय का जो नाम है वह मोटे अक्षरों में उसके फ्रंट पे लिखा हुआ होना चाहिए। फूलों के गमलों द्वारा इसको सजाया जा सकता है, गुब्बारों के द्वारा, पतंगी कागजों के द्वारा, रंगीन चाक, लकड़ी का बुरादा और गुलाल इत्यादि से हम विद्यालय को सौंदर्य प्रदान कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो इससे सबसे सर्वप्रथम विद्यालय सुंदर दिखाई देगा,
विद्यालय की सुंदरता से अभिभावक को प्रसन्नता होगी, खुशी होगी और ऐसे विद्यालय आदर्श विद्यालय माने जाएंगे। ऐसे विद्यालयों में गोष्ठी रखी जाए जिससे अन्य विद्यालय भी इस विद्यालय की सुंदरता और सफाई से प्रेरणा प्राप्त कर सके। छात्रों का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा जिससे उन्हें इस प्रकार के विद्यालय में और भी बच्चों को एडमिशन लेने की प्रेरणा उत्पन्न होगी। प्रदूषण भी समाप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने आज विद्यालय के सौंदर्यीकरण और विद्यालय के भवन, उसके कक्षा कक्ष इत्यादि संबंध में तो क्वेश्चन का आंसर आप इसी के कि विद्यालय इस अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि विद्यालय भवन का निर्माण, इसका सौंदर्यीकरण एवं विद्यालय के भौतिक वातावरण से आप क्या समझते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में यह भी हो सकता है कि विद्यालय के सौंदर्यीकरण के संबंध में वर्णन करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर आप इन टॉपिक के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू।